वेलकम बैक एट द शाहजू सेंटर प्रयागराज। इस वीडियो में आज हम फिजिटिव साइंस की फिजिक्स पे मॉडर्न फिजिक्स की पार्ट का इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज कवर करेंगे। शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, जैसा कि हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, पेन और पेपर लेके बैठिए। एक क्वेश्चन के साथ हम इसके ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है उससे आप राइट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन पूरी तरह से रिपीट नहीं आएगा कि वन सब लाइन टू लाइन रिपीट करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उससे राइट डाउन करते चलिए, जिससे आपके पास शॉर्ट नोट्स अच्छे खासे बन जाएंगे और उनको रिवाइज करना बहुत आसान होगा, जिससे आप पूरे सिलेबस को, पूरे PIQ को भी बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। यही चीज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी किया था। तो स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, वो ओपन रहेगा हमें। आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU विल बी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 106 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 535 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 921 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपका PIQ है। तो या तो आपको आंसर पता हो 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है वैल्यू। आप रटे होंगे बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपने एक बार किताब खोली होगी या हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखे होंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। दूसरा, अगर नहीं याद है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg मास में। ठीक, इसको एनर्जी में भी आप बदल सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए 921 को चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट गया, मेगा बचा, 10 की पावर -6 करेंगे और फिर ये ऊपर लाएंगे तो जनरली इसके बराबर आ जाएगा। तो 1.1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं और ऐसे भी 1 AMU की जगह कहीं कहीं लिखा हुआ आता है 1 U, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1 AMU इज इक्वल टू 1 U, दैट मीनिंग इज अ 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक क्वांटम मोमेंट क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है शेप, ऑप्शन बी है साइज, ऑप्शन सी है ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी है। तो क्वांटम नंबर जो है वो क्या काम करता है, बहुत ऊपर चला गया। क्वांटम नंबर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन पोजीशन, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन पोजीशन। क्वांटम नंबर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए जनरली मेन रूप, मुख्यतः फंडामेंटल रूप से हमारे पास 4 हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। दूसरा है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, दैट रिप्रेजेंट बाय एल। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल है, एंड दैट इज द फोर्थ इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से, स्मॉल है। तो ये तो दो ही तरह का होता है, या तो प्लस या माइनस, या तो इसकी डायरेक्शन अप होगी या तो डाउन होगी, तो स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरा है मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक रिलेशन कब आएगा, जब वो रोटेट करेगी, तो दैट इज अ ओरिएंटेशन। ये रिप्रेजेंट करती है ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा आपका ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में, बोर ऑर्बिट। बोर मॉडल में आपने देखा था एन को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, तो वहाँ पे क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है साइज को, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है समझिए। और ये जो है आपका एल जो है ये ऑर्बिटल को, ये कक्षा, ये उप कक्षा को प्रेजेंट करता है। और ये ओरिएंटेशन, आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जो एम है। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो आगे अभी दूसरे क्वेश्चन में। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है, सी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन।
magnetic quantum number is related to the orientation. Next question. The difference in angular momentum of an electron into adjacent orbit of hydrogen atom is. ऑप्शन ए है h अपॉन पाई, ऑप्शन बी है h अपॉन 2 पाई, ऑप्शन सी है n+1 h अपॉन 2 पाई, ऑप्शन डी है n-1 h अपॉन 2 पाई. ये क्वेश्चन में बता रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहाँ पर उन्होंने इसको देखा हुआ है, एम भी आ रहता है, यहाँ साइन थीटा आएगा. और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है. साइन थीटा 90 इज इक्वल टू 1, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम डी. ठीक. और ये बोर ऑर्बिट, बोर मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, वही इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूम सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h के h कट या h/2 पाई इसको बोलते हैं, h/2 पाई, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो, n इज इक्वल टू 1 2 3. इसका पूर्ण गुणा जो h/2 पाई का. तो पहली कक्षा मान लेते हैं हमारी n है, तो उसके लिए हो गया एंगुलर मोमेंटम n h/2 पाई. दूसरी कक्षा मान हो गया फिर क्या, n+1. क्यों? क्योंकि ये क्या बोला, एडजेसेंट आ गया. क्वेश्चन देखिए, ये है आपका एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब होता है जस्ट उसके बाद. जैसे अगर ये लाइन है, ये बहुत सारी लाइन है, तो एडजेसेंट लाइन क्या हो, इसके बाद बस. ठीक. तो n+1 के लिए लिख दें अगर, तो L2 मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम पहली कक्षा या दूसरी कक्षा के लिए, तो n+1 h/2 पाई. बोला क्या है, डिफरेंस बताइए. तो डिफरेंस क्या लेते हैं, तो L2 माइनस L1 क्या हो गया, n+1 माइनस n, तो कॉमन लेते हैं h/2 पाई. तो बाहर कीजिए तो माइनस n कट गया, क्या आया, h/2. और जनरली रिप्रेजेंट करते हैं h कट. तो जो राइट आंसर इज h/2 पाई. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच रेडिएशन विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस. ऑप्शन ए है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 0.8 इलेक्ट्रॉन. तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन कंडीशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में है. आइंस्टीन कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि एक जो फोटॉन की एनर्जी है, ये कहाँ खर्च होती है. पहला तो ये जाती है वर्क फंक्शन में, उसके बाद जो बची खुची होती है वो चली जाती है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, जिसके जरिए वो निकलता है. जैसे किसी मेटल सरफेस है, रेडिएशन गिरेगी, लाइट गिरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले. यहाँ पे मान लीजिए हमारा कैथोड है, एक नोड यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो पहली एनर्जी तो उनको यहाँ से इस मेटल सरफेस के बाहर निकलने में खर्च होगी, दैट इज कॉल्ड अ वर्क. ठीक. तो वर्क फंक्शन क्या होता है, द रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, दैट इज अ वर्क. वर्क फंक्शन क्या है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी. ठीक. तो ये हो गया वर्क फंक्शन. तो इतनी तो एनर्जी चाहिए. क्या है वर्क फंक्शन, डिफिनेशन लिख लेते हैं, लेकिन हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है. वर्क फंक्शन is defined as work function is defined as the amount of requirement, the amount of required minimum energy, the amount of required minimum energy to leave metal surface, to leave metal surface is known as a work function. is defined as a. और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई या फिर डब्ल्यू से, और ये हो गई h/0. मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी तो आनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके मेटल सरफेस. ठीक. अब देखते हैं वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये क्या है, मिनिमम वर्क फंक्शन. ठीक. इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर इससे ज्यादा होगी तो ही निकलेगा.
ऑप्शन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऑप्शन ए है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। ऑप्शन ए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 1 है, ऑप्शन बी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड ऑप्शन डी 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तभी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस मेटल सरफेस से, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पेन लगाना नहीं था, बस कॉन्सेप्ट याद रखना था कह क्या रहा है। वर्क फंक्शन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? ऑप्शन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे ज्यादा होंगे तभी निकल पाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मॉडर्न फिजिक्स में आपको इससे से 5-6 क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। चाहे आप केबीएस देने जाइए, चाहे आप टीजीटी देने जाइए, यूपी टीजीटी दीजिए या बिहार टीजीटी दीजिए, कहीं जाइए इससे क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे। अगर सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स है तो उसका मतलब है कि हाँ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ the magnetic susceptibility of a substance of at an absolute temperature T is proportional to, ऑप्शन ए है टी स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1/T, ऑप्शन सी है टी एंड ऑप्शन डी है 1/T। तो क्यूरी लॉ इसका लॉ दो, एक लिखिए फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेटिक ससेबिलिटी है एक्सम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक केस में पैरा बताया था। फेरोमैग्नेटिक केस में एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं और उन्होंने मैग्नेटिक ससेबिलिटी के बताया है 1/T माइनस थीटा डब्ल्यू ले लीजिए इसको, और यहाँ पे जो टी है ठीक ये मैग्नेटिक ससेबिलिटी है, यहाँ पे जो थीटा सी है ये विस कांस्टेंट है। एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने फेरोमैग्नेटिक रिसर्च किया था, तो विस कांस्टेंट। दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी जो है वो 1/T के प्रोपोर्शनल आ रही है, दैट इज डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। तो राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज yes. The energy which an electron acquires when oscillated through a potential difference of 1 volt is, ऑप्शन ए है 1 जूल, ऑप्शन बी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 1 अर्ग एंड ऑप्शन डी है 1 वाट। तो पहले तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें से यूनिट कौन सी, एनर्जी की, जूल यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी की, अर्ग सीजीएस में यूनिट है एनर्जी की, एंड वाट की यूनिट है पावर की, ये एनर्जी की नहीं है। 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। अगर 716 या कोई भी क्वांटिटी हो, वॉट टाइम भी दिया, वॉट हावर दिया हो, तब ये हो जाता है एनर्जी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, तो दिया आपके क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या है, एनर्जी ऑसिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ई टी। जनरली वोल्टेज दिया हुआ, हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है, तो ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 गुना वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, तो क्या हो गया, ये कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल सा था, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है पीआईक्यू में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Isotopes are identified by positive ray analysis, option second Aston mass spectrograph, option third Depth mass spectrograph, and option D all of this। तो आइसोटॉप जनरली में जानते ही है क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में जिसमें जेड सेम हो, A1 नॉट इक्वल टू A2 बट Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर कोई एलिमेंट A12 है तो उसमें से एटॉमिक नंबर बोलिए, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक नंबर से बट एटॉमिक मास चलिए ये तो है। जनरली क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये क्लियर करते हैं कि उसमें जो मास है वो डिफरेंस है,
तो ये दोनों भी होंगे। एक थोड़ा सा भी स्पेक्ट्रोग्राफ यूज करेंगे तो उसमें मास में वेरिएशन दिखाएगा। इसके लिए इसमें सही है। रे पॉजिटिव एनालिसिस है तो उसमें तो आइसोटॉप बनता ही है। पॉजिटिव रे एनालिसिस में आइसोटॉप एनालाइज करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। दैट इज आइसोटॉप आर आइडेंटिफाइड बाय द पॉजिटिव रे एनालिसिस, एस्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज अ टेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, the large energy released in atomic bomb explosion is due to, ऑप्शन फर्स्ट है रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन सेकंड है appreciable loss of mass, ऑप्शन थर्ड है conversion of heavy items to the lighter item, एंड ऑप्शन फोर है नन ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा भी कंफ्यूजन मत करिए। पहले तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब कौन से केस का है, फ्यूजन है या फिजन, ये है आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बड़े आइटम से छोटे आइटम बनते हैं। न्यूक्लियर फिजन कौन से फॉर्म, इसमें भी दो तरीके से वो बताया हुआ, क्या, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। ये कौन सा है, कंट्रोल है अनकंट्रोल, कई बार इस तरह से आया है कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल्ड है और अनकंट्रोल है। तो कंट्रोल वाली कौन सी होती हैं, जिनमें हम थर्मल पावर प्लांट्स में जिनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट या फिर जो भी हमारे बाहर के अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और अनकंट्रोल लाइक द बॉम्ब, ये अनकंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक बम बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी जो है वो कहाँ से रिलीज होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट मीन्स डिप्रेशन ऑफ मास का बिखट होना, बिखर के एनर्जी फॉर्म में बदल जाना, और यही एनर्जी रिलीज होती है। इसी कॉन्सेप्ट को है बॉम्ब, आइंस्टीन की इसी इक्वल टू एम सी स्क्वायर कॉन्सेप्ट से ही तो बॉम्ब को बनाया था। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है कॉपर, क्या अभी मूवी आई है ना आपकी ओपेनर हाउस, तो इसी बेसिस पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज द सेकंड। appreciable loss of mass, that is option 2, appreciable of loss of mass। कई लोग गलती से कन्वर्जेशन ऑफ हैवी आइटम टू द लाइटर आइटम बनाने लगते हैं, नहीं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स की सिर्फ फॉर्म है। एनर्जी जहाँ से रिलीज होगी वो है मास और लॉस ऑफ मास, एनर्जी मास की कमी। ठीक, आगे नेक्स्ट अगला देखते हैं, व्हेन अल्फा रे इज इमिटेड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट, दिस लॉ इज नॉन एज। ये तो बहुत फंडामेंटल आंसर क्वेश्चन है, इसको अगर गलती कर दिया तो बहुत गलत है। ऑप्शन ए है ग्रुप थ्योरी, ऑप्शन बी है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑप्शन सी है हुन्स लॉ, एंड ऑप्शन डी है डिसइंटीग्रेशन लॉ। बहुत सिंपल है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट है जेड ए, तो यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जेड में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है, क्योंकि ये एक हीलियम के बराबर होता है और यहाँ से लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये फर्स्ट है। दूसरा, बीटा अगर निकलती है, देख लीजिए जेड ए, तो ये हमें क्या देता है आइसोबार, तो एक्स ए का ए ही रहेगा, जेड प्लस 1 एक इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, नाभिक से निकलने वाले किरणें हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न देखते हैं, ये क्लियर हुआ, ग्रुप एक्सपेरिमेंट थ्योरी दिया गया था, बहुत सिंपल है। डिसइंटीग्रेशन आपको लगता है वो है डिसइंटीग्रेशन लॉ, टी वाला आर इज इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3 वाला। ठीक, सारे डिस्क्रीट होते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट है, आगे देखते हैं। कौन सा लॉ और जाने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा, ग्रुप थ्योरी मैथमेटिक्स चली जाएगी, उधर नहीं है, बस एक डिस्क्रिमिनेंट लॉ पर रखना है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी मैट्रिक क्वांटम नंबर्स आर देयर और एल इज इक्वल टू 2। मैट्रिक क्वांटम नंबर कितना होता है एल के लिए, एल के लिए एफ माइनस एल 2 प्लस होता है विथ जीरो। चलिए क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू लिख देते हैं, कौन कौन सी है, -2 -1 0 ले लिया, +1 प्लस, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एम क्वांटम नंबर, दैट इज 5। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 5। अगला प्रश्न, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, प्रकाश विद्युत प्रभाव फर्स्ट किसने की है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज उसने की, सोचिए। नंबर 1 है आइंस्टीन, नंबर 2 है लिनोड, ऑप्शन थर्ड है हेल्महोल्ट्ज एंड नंबर 4 है हर्ट्ज।
आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में मिला है, खोज के लिए नहीं मिला है, एक्सप्लेनेशन के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए मिला है, व्याख्या करने के लिए, प्रकाश प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, खोज किसने की वो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, प्रकाश प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या व्याख्या की, जिसके लिए 1923 में के लिए 1923 का नोबेल पुरस्कार दिया, नोबेल पुरस्कार